हे गाइस, दिस इज एपी। वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एपी सर इंग्लिश। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। फ्रेंड्स, एक और सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे एसएससी सीजीएल 2024 टियर फर्स्ट में पूछे गए एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस। ठीक है, ये एक एक करके सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेंगे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एक एक करके सारे पोर्शन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सो आज स्टार्ट करेंगे जो है वो एरर डिटेक्शन वाला पोर्शन देखेंगे, है ना। और एक एक क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करेंगे। जरूरी नहीं कि हम केवल आंसर बताएं, आंसर तो आप कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन डिटेल में बताएंगे। उससे रिलेवेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे या जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम उसको ज़रूर बताएंगे। एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी किसी भी टाइप का कोई डाउट रह जाता है तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, उस नंबर के साथ हम उसको डिटेल में आंसर देंगे। कोशिश करेंगे कि डाउट ना रह पाए, बट अगर डाउट रहता है तो आप ज़रूर आंसर पूछ सकते हैं या फिर जरूर डाउट पूछ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखो, पहले तो टैगलाइन पढ़ लो। यहाँ पर लिखा है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई दिस सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पहला सबसे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर अभिलाष। ठीक है, मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशंस। देखिए, पहले ही एरर मिल गई हमें नाउन की, यानी कि पहला टॉपिक नाउन और नाउन की एरर पहले मिल गई। आपको पता है देयर आर सम वर्ड्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, यानी हमको प्लूरल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हम अगर किसी नाउन को अगर प्लूरल नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब वो सिंगुलर रहेगा, अनकाउंटेबल रहेगा। अगर वो अनकाउंटेबल रहेगा तो क्या हम उसके पहले आर्टिकल एन और आर्टिकल ए लगा सकते हैं? कतई नहीं लगा सकते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके पहले हम ना ही आर्टिकल ए और ना ही आर्टिकल एन लगा सकते हैं डायरेक्ट उनके पहले, बिकॉज दे कैन नॉट बी काउंटेड। जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। अब आपने देखा होगा कि इन्फॉर्मेशन से कोई वर्ड नहीं होता है, और ये सभी बच्चों को पता होता है जो तैयारी करते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं आपको रिवीजन करा दूं। देखिए, नाउन का टॉपिक है, जैसे इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? इन्फॉर्मेशन। अब मैं बोल देता हूँ, आप सुनते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि पढ़ा तो होगा ही होगा। एडवाइस जैसे होता है EDVICE वाला नाउन होता है और SE वाला वर्ब होता है, तो CE यहाँ पर नाउन होता है। ठीक है, एडवाइस हो गया। फर्नीचर, देखिए फर्नीचर से कोई वर्ड नहीं होता है ना। इन्फॉर्मेशन से कोई वर्ड नहीं होता, इन्फॉर्मेशन होता है। लगेज, बगेज, है ना। लगेज, बैगेज, ब्रेकेज, इमेजरी, पोएट्री, ज्वेलरीज बहुत बार पूछा गया, ज्वेलरीज कोई वर्ड नहीं होता, ध्यान दीजिए। मशीनरीज कोई वर्ड नहीं, तो मशीनरी होता है। वर्क जो है वो वर्क होता है, ध्यान दीजिएगा ना। हालांकि वर्क्स होता है वो उसकी अलग मीनिंग होती है, लेकिन यहाँ पर जब हम ड्यूरेशन ऑफ टास्क की बात करें, काम की बात करें, तो उस केस में वर्क अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, ऐसे पेपर हो गया, डस्ट हो गया, है ना। सीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ज्वेलरी मैंने बता ही दिया। इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं दे कैन नॉट बी काउंटेड, ये हमेशा सिंगुलर यूज किए जाएंगे। अच्छा, अगर हमें इनको कभी प्लूरल करने की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो इनके नंबर या इनके यूनिट को बताने की जरूरत पड़ी, तो इनके साथ हम कोई वर्ड अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे, जैसे कि पेयर ऑफ, आर्टिकल ऑफ, है ना, पीस ऑफ, वर्ड ऑफ, इस टाइप के वर्ड हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ मेरे पास 2 इन्फॉर्मेशन है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव 2 पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, या फिर आई हैव 2 वर्ड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशंस मत करिएगा। क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर जो एरर है हमारे पास, नो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, नो इन्फॉर्मेशंस नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आप टिक करते हैं यहाँ पर। नो इन्फॉर्मेशन इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड में कह रहा है कि माई ब्रदर, सेकंड में कह रहा है कि माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड। अब ध्यान से देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर तो जैसे हमें लिखा है परफॉर्म्ड वर्ब है, एक्शन वर्ब है। अब आपको पता है एक्शन वर्ब को क्वालिफाई तो एडवर्ब करती है ना। एक्शन वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? तो आप कहेंगे एडवर्ब क्वालिफाई करती है सर। तो यहाँ पर हमें परफॉर्म्ड वर्ब को एडवर्ब चाहिए। एक्सट्रीमली तो एडवर्ब दे ही रखा है, और एडवर्ब एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकती है। यहाँ पर गुड तो एडजेक्टिव होता है ना, गुड तो एडजेक्टिव होता है। इसी के इक्विवेलेंट जो हमारे पास एडवर्ब होती है वो वेल होती है। हालांकि वेल एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है, थोड़ा ढंग से सीखिएगा। यहाँ पर जो वेल है इसे हम एडवर्ब के रूप में एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं, और इसे ध्यान से समझेंगे। माफ़ कीजिए, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। आप एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। वेल जो यहाँ पर लिखा है, वेल वो एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर जिसे बोलते हो ना, वेल एडवर्ब ऑफ मैनर को रिप्रेजेंट करता है, और ये एडजेक्टिव होता है। जब ये वेल एडजेक्टिव होता है तो ये फिजिकल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप बोलते हो ना आई एम वेल, तो उस केस में फिजिकल हेल्थ आपकी बताएगा। अदरवाइज ये एडवर्ब होता है जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लिखा है माई ब्रदर परफॉर्म्ड, और परफॉर्म्ड एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करेगा। एक्सट्रीमली एडवर्ब ऑलरेडी आपने लगा ही दिया, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री यहाँ पर एक्सट्रीमली सही। क्या तो यहाँ पर गुड ना होकर यहाँ पर वेल कर दीजिए, वेल एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैसे पहचानेंगे? माई ब्रदर परफॉर्म्ड हाउ, यहाँ पर कहने
एक्सट्रीमली वेल, वेल वेल लगाएंगे, ठीक है, इस टाइप में वेल। सो गुड की जगह पर वेल कर दीजिए। गुड क्योंकि एडजेक्टिव है, वेल एडवर्ब है। एडवर्ब हमें रिक्वायरमेंट है क्योंकि एक्शन वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करती है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, गुड की जगह पर वेल हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड चूज करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एवरी स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे डिटर्मिनर होते हैं जिनके बाद हमेशा नाउन जो आता है सिंगुलर आता है। जैसे यहाँ पर एवरी लिखा है, एवरी के बाद स्टूडेंट्स नहीं आना चाहिए था। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। देखेंगे ऐसे एवरी आ जाए, है ना, मैं बोल देता हूँ, एवरी आ जाए, ईच आ जाए, ईदर आ जाए, है ना, ईदर आ जाए, नीदर आ जाए, वन आ जाए, ईच एंड एवरी आ जाए। इनके जस्ट बाद अगर नाउन हम यूज करेंगे तो हमेशा और हमेशा सिंगुलर नाउन यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब के सब डिटर्मिनर होते हैं। अच्छा, इसमें और हम अगर डिटेल में देखें तो एवरी जो है केवल डिटर्मिनर होता है। बाकी जैसे हमारे पास ईच हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया, ये डिटर्मिनर के साथ साथ प्रोनाउन भी बनने का काम करते हैं। तो थोड़ा ध्यान से ढंग से पढ़ते रहिएगा। एवरी के बाद यहाँ पर जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा। अच्छा, नाउन सिंगुलर आ गया तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब डिसाइडेड चूँकि पास्ट इंडिफरेंट टेंस है तो इस पर तो वर्ब सब्जेक्ट का कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए यहाँ पर एवरी के साथ स्टूडेंट्स ना होकर स्टूडेंट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, एवरी के साथ स्टूडेंट होगा। एवरी के बाद जो नाउन आएगा सिंगुलर आएगा। मैंने वर्ड्स बताए हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, अच्छे से इनको याद रखिएगा। मैंने बताया ना, मैं डिटेल में आंसर दूंगा, आप बहुत जगह देखेंगे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सोल्यूशन, बट डिटेल में आंसर नहीं होगा। वहाँ पर एक या दो क्वेश्चन बता देंगे, एक या दो वर्ड बता देंगे, काम चल जाएगा आपका। तो यहाँ से नहीं, हम आपको डिटेल में बता रहे हैं ताकि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा किसी भी इसी पैटर्न पर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे कर पाएँ। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हो गया हमारे पास, वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपने कहा एवरी स्टूडेंट से ना होकर एवरी स्टूडेंट हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन देखते हैं। बाकी पोर्शन में लिखा इन द हॉस्टल डिसाइडेड व्हाट टू ट्रेवल टू दिल्ली टू विटनेस व्हाट द रिपब्लिक डे परेड। सो या बाकी किसी भी पोर्शन में एरर नहीं है, एवरी स्टूडेंट्स ना होकर एवरी स्टूडेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ लिखा है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आपको बच्चों को बहुत बार बताता हूँ कि बाई के साथ यहाँ पर जो हमने लिख रखा है फ्रेज बाय दिस टाइम या बाय द टाइम, है ना, ये एक्चुअल में इसे हम प्रेपोजिशन ऑफ डेडलाइन फ्रेज बोलते हैं ना। ये हमारी डेडलाइन की फ्रेज हो जाती है। डेडलाइन की फ्रेज का मतलब होता है कि अगर हमने कोई किसी भी टाइम के लिए डेडलाइन दे दिया है तो वो जो काम होता है उस पर्टिकुलर डेडलाइन पर जाकर एंड हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि बाय द टाइम के साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। बेसिकली टाइम टेंस में दो टाइप के कॉन्सेप्ट आते हैं, मैं आपको रिवीजन करा दूँ। जैसे हमारा सेंटेंस अगर बाय द टाइम से स्टार्ट हो रहा है, बाय द टाइम, ठीक है, बाय द टाइम से, या फिर बाय द टाइम वाली क्लॉज है हमारे पास, ढंग से सुनिएगा, बाय द टाइम वाली जो क्लॉज है अगर इसके साथ यहाँ पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर रखा है तो अगली क्लॉज में हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा, अगर हमने बाय द टाइम वाली क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाया है तो नेक्स्ट क्लॉज जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस आएगी। और पास्ट परफेक्ट टेंस होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव में, इस टाइप में। ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, सेंटेंस समझेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो क्या लिखा है कि बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस साल तक, अगले साल, आई विल हैड। अब इसे देखो सिंपल सी एरर आ गई। आपको पता है जितने भी मॉडल वर्ब्स होती हैं, विल, शैल, कैन, कुड, है ना, मे, माइट, इस टाइप के साथ, इनके साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। बेस फॉर्म कहने का मतलब है कि बेयर इन्फिनिटिव बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। और जितनी भी जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सारी बातें बताई है। देखिए वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। सो विल के साथ क्या कभी हैड लगाओगे? क्या विल के साथ कभी हैज़ लगाओगे? कभी नहीं लगाओगे। ना हैड लगाओगे, ना हैज़ लगाओगे, और ना ही हैविंग लगाओगे डायरेक्ट, ठीक है। तो ये सब कोई वर्ड हम लगा ही नहीं सकते, हमेशा बेस फॉर्म लगाएंगे। तो हैड और हैज़ या हैविंग की बेस फॉर्म जो होती है वो होती है हैव, ठीक है। अब हमें अगर कभी डाउट हो कि बेस फॉर्म क्या होती है तो आपको पता है जो आईएनजी फॉर्म लगाते हैं हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म में लगाते हैं, ठीक है। सो हैव, हैजिंग कोई वर्ड नहीं होता, हैविंग होता है, इसलिए हैव बेस फॉर्म होती है, याद रखिएगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल के साथ यहाँ पर हैव लगा दीजिए, बिल्कुल। विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज एंड स्टार्टिंग माई फर्स्ट जॉब इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। सो यहाँ पर विल हैव हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी एरर है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है आई आर डांसिंग। आई जब भी पर्सनल प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करता है, यानी किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, उस केस में हमारे पास अगर प्रेजेंट की बात करें तो एम लेता है, ठीक है, एम। सो यहाँ पर आई के साथ आर तो नहीं होगा, आई के साथ क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सी एरर हो गई। सो आई एम डांसिंग विथ माई हस्बैंड एट माई सिस्टर्स वेडिंग। ओके, आई एम डांसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एम हो जाएगा, आई एम, ठीक है, इस टाइप में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द टी एट दिस कैफ़े इज़ बेस्ट दैन एट द
कोस्टा कैफ़े इन आवर ऑफिस। देखिए यहाँ पर कंपैरिजन सेम कैटेगरी में किया जा रहा है और कंपैरिजन किया जा रहा है, तो कंपैरिजन के लिए हमारे पास CD आता है। आपको पता है ना, जो कंपैरेटिव डिग्री है ये एडजेक्टिव की वो डिग्री होती है जिसका यूज हम तब करते हैं किसी नाउन की इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट शो करने के लिए, है ना, कम या ज़्यादा शो करने के लिए। अगर हमें कभी डिग्री लगाना हो तो कौन सी डिग्री लगाओगे, कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे। अगर कभी सिंपली आप किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना होगा तो फिर आप पॉजिटिव डिग्री लगाओगे। अगर सबसे कम या सबसे ज़्यादा बताना होगा तो सुपरलेटिव डिग्री लगाओगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर दैन से मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर CD लग रही है, कंपैरेटिव डिग्री दिखाई जा रही है। सो कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो बेस्ट नहीं होती है, बेटर होती है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। सो टी इज़ एट दिस कॉफ़ी इज़ बेटर दैन, है ना, बेटर दैन, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। बेटर दैन एट दिस कोस्टा कैफ़े, ठीक है, सॉरी लिखा है द टी एट दिस कैफ़े इज़ बेटर दैन एट द कोस्टा कैफ़े इन आवर ऑफिस। सो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो बेस्ट की जगह पर बेटर हो जाएगा। सिंपल सा है, कंपैरेटिव लगाएंगे, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और कंपैरेटिव के साथ हम दैन लगाते हैं। कुछ वर्ड के साथ हमारे पास लैटिन वर्ड जैसे हमारे पास आ जाए सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, इनके साथ टू लगाते हैं। अदरवाइज जो कंपैरेटिव डिग्री है उनके सपोर्टिंग वर्ड जो होता है वो दैन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आफ्टर द कंसर्ट वॉज ओवर, आफ्टर द कंसर्ट वॉज ओवर। देखिए सबऑर्डिनेटिंग जो हमारे पास फ्रेज दे रखी है, टाइम फ्रेज दे रखी है, पास्ट की दे रखी है, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हमारी पास्ट की है। अच्छा, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो पास्ट की है ये मेन क्लॉज में लिखे गए एक्शन के टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मेन क्लॉज में लिखे गए एक्शन के टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है तो ये टाइम तो पास्ट में है, टाइम पास्ट में है तो एक्शन पास्ट में होगा, तो टाइम डिसाइड द टेंस यानी टेंस पास्ट में होगा। तो आगे जो हमारे पास दे गो लिखा है यहाँ पर दे वेंट हो जाना चाहिए। ये तो हो गया टेक्निकल तरीका कि हमारे पास अगर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखी गई है तो ये मेन क्लॉज में हुए एक्शन के टाइम को रिप्रेजेंट करेगी, और मेन क्लॉज में हुए एक्शन के टाइम को रिप्रेजेंट कर रहेगी, तो ये टाइम तुम्हारा पास्ट हो गया, और टाइम पास्ट तो टेंस पास्ट, क्योंकि टाइम डिसाइड द टेंस। सो ये तो हो गया तरीका टेक्निकल। अब बाकी देखते हैं। यहाँ पर देखो हैड लिखा है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आगे लिखा है टॉक्ड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और सबसे पहले वॉज ओवर लिखा है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब सब कुछ पास्ट है तो गो को भी पास्ट कर दो। ये हो गया तरीका उन लोगों का पढ़ाने का जो ऐसे आपको पढ़ाते हैं कि जब सब कुछ पास्ट तो ये भी पास्ट। ऐसा कोई तरीका हालांकि होता नहीं है, बट ये थोड़ा सा हंसी मजाक वाला हो गया। सो यहाँ पर गो की जगह पर वेंट कर दो, है ना, गो वेंट गॉन। आपको पता है गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, है ना, और थर्ड फॉर्म गॉन होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, देखो बड़ा अच्छा सेंटेंस है, लिखा है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक। अब देखो यहाँ पर सबसे पहली बात एरर एग्जामिनर कर देता है सोर्स लिख देता है, लेकिन नहीं, ये सोर्सेज कौन कौन से हैं तो देखो आपने लिख रखा होगा लाइक सोलर एंड विंड पावर। सो यहाँ पर सोलर एंड विंड पावर हो गए, इसलिए सोर्सेज सही है, ये बात याद रखिएगा। सो पहले पार्ट में कोई एरर नहीं है, दूसरे पार्ट में भी कोई एरर नहीं है। विल रिप्लेस्ड, आपको पता है जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती हैं उनके साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है ना, V1 फॉर्म आती है। सो यहाँ पर रिप्लेस्ड ना होकर क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर पैसिव वॉइस की भी रिक्वायरमेंट नहीं, एक्टिव वॉइस की रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पर विल रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, बेस फॉर्म लगा दीजिए, रिप्लेस हो जाएगा। देखो आगे लिखा है विल रिप्लेस, यहाँ पर रिप्लेस्ड ना करके रिप्लेस कर देंगे, तो जिस पोर्शन में है यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं, रिप्लेस किसको रिप्लेस करेगा, तो ट्रेडिशनल फसाइल फ्यूल को रिप्लेस करेगा। एंड हेल्प रिड्यूस, देखो एक और है यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। हमारे पास कुछ वर्ब्स होते हैं जो हम आपको वर्ब में पढ़ाते हैं, जैसे कि लेट हो गया, है ना, लेट हो गया, मेक हो गया, हेल्प हो गया, आपने सुन रखा होगा ना, हेल्प हो गया, वॉच हो गया। इनके साथ हम एक्टिव वॉइस में बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास आती है वो बेयर इन्फिनिटिव आती है। जैसे मैं कहूँ कि आई विल मेक यू, है ना, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ये सही हो जाएगा, आई विल मेक यू टू अंडरस्टैंड गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं बोल दे रहा हूँ, बाकी आगे पे बहुत ज़्यादा सही लिख नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, ये सही हो जाएगा। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड का मतलब है मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते आई विल मेक यू टू अंडरस्टैंड, गलत हो जाएगा, क्योंकि मेक के बाद यहाँ पर इन्फिनिटिव पेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं, 2 + V1 नहीं, केवल V1 लगाते हैं। सो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर देखो लिख रखा है हेल्प के बाद यहाँ पर हेल्प रिड्यूस लिखा है, हेल्प टू रिड्यूस होता है थोड़ा सा वो ऑड हो जाता है। अगले बढ़ते हैं। सो यहाँ पर देखिए इसमें कोई एरर नहीं है, एरर कहाँ पर थी, विल रिप्लेस, यहाँ पर विल रिप्लेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। 9 नंबर लिखा है नो अदर प्लेस इन द कंट्री इज़ सो बेटर एज गुलमर्ग,
कश्मीर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको पुराने कॉन्सेप्ट हैं, आपने आपको सीखा होगा कि एज और सो एज के बीच हमेशा कौन सी डिग्री लगाते हैं। इससे पहले वाले इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया सारी जानकारी। इनके बीच हमेशा और हमेशा पीडी लगाएंगे, पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। क्यों पीडी लगाएंगे? इसके पीछे रीजन होता है कि ये सिमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जो दो चीज़ों में सिमिलरिटी बताता है। अब अगर बात हो गई सिमिलरिटी की तो इसका मतलब वहाँ पर बात हो गई इक्वल की, और जब इक्वल हो गया तो इसमें कम और ज़्यादा लगाएंगे नहीं। अगर कम ज़्यादा नहीं होगा तो ना ही हम यहाँ पर सी डी लगाएंगे, ना सबसे कम ना सबसे ज़्यादा है, ना तो एस डी लगाएंगे। तो यहाँ पर इसी वजह से सिमिली एज या सो एज के बीच में, है ना, हम हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमेशा कौन सी डिग्री लगाते हैं? पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की हो और चाहे वो पॉजिटिव डिग्री एडवर्ब की होगी, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सो इनके बीच हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। अब एक पॉइंट और समझ लीजिए, एज का यूज हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप के सेंटेंस में कर सकते हैं, लेकिन सो एज का यूज केवल और नेगेटिव सेंटेंस में करिएगा, याद रखिएगा ना, केवल और केवल नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे। एज का यूज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में कर सकते हैं, लेकिन सो एज का यूज केवल नेगेटिव सेंटेंस में करिएगा, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अदर वर्ड लिखा है। ये अदर जो वर्ड होता है, ये इसे हम वर्ड ऑफ एक्सक्लूजन बोलते हैं। अगर इस अदर को हम हटा देंगे तभी गलत हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा नो सिटी इन इंडिया, नो सिटी इन इंडिया इज़ एज स्मार्ट, है ना, इज़ एज स्मार्ट या एज क्लीन मैं बोल दूँ, स्मार्ट, चलो स्मार्ट ही, एज स्मार्ट एज इंदौर, ठीक है। अब आपको पता है जो इंदौर है वो एमपी में है और इंडिया में ही रहता है। तो इसका मतलब है अगर हम इंडिया के बाकी शहरों से इंदौर का कंपैरिजन कर रहे हैं तो उस इंदौर को बाकी इंडिया के बाकी शहरों से अलग करना पड़ेगा, और अलग करने के लिए मुझे वर्ड ऑफ एक्सक्लूजन लगाना पड़ेगा, जो कि इस केस में अदर लगेगा। सो यहाँ पर क्या लगाओगे? नो अदर, नो अदर सिटी इन इंडिया इज़ एज स्मार्ट एज इंदौर, ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे बोलूँ, नो सिटी इन पाकिस्तान, है ना, नो सिटी इन पाकिस्तान इज़ एज स्मार्ट एज लखनऊ, ठीक है, एज लखनऊ, अपना लखनऊ। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो लखनऊ की सिटी यानी कि भारत के शहर, भारत का शहर, और पाकिस्तान तो ऑलरेडी अलग हो गया, पाकिस्तान अलग है, भारत अलग है, तो यहाँ पर हम अदर नहीं लगाएंगे। अदर यानी कि तब लगाते हैं जब सिमिलर ग्रुप में हम सिमिलर ग्रुप के लोगों को या सिमिलर ग्रुप के चीज़ों से के बीच कंपैरिजन करते हैं, तो उस केस में हम अदर लगाते हैं। अगर ग्रुप ऑलरेडी डिफरेंट है तो वहाँ पर हम अदर नहीं लगाते हैं, क्योंकि अदर को हम वर्ड ऑफ एक्सक्लूजन बोलते हैं, जो कि एक्सक्लूड कर देता है, बाहर कर देता है चीज़ों को, जिस चीज़ को हम कंपेयर करते हैं। सो याद रखिएगा। सो यहाँ पर नो अदर बिल्कुल दे रखा है, नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज़ सो बेटर एज गुलमर्ग कश्मीर, क्योंकि आपको पता है ना इस कंट्री यानी कि हमारे भारत की बात कही गई है। सो भारत में ही कश्मीर है, ये भी याद रखिएगा। सो यहाँ पर अदर सही है। अब बात यहाँ पर गलती क्या है कि सो बेटर नहीं होगा, सो के साथ, सो एज के साथ इनके बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है। अब यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री आएगी क्या? तो 9 नंबर का सो गुड आ जाएगा, ठीक है, सो गुड एज, और नो नेगेटिव सेंटेंस है तो सो गुड एज सही लिख देंगे, है ना। सो यहाँ पर 9 नंबर में क्वेश्चन क्या कर देंगे? सो गुड एज, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है और टफ नहीं है ना। सो यहाँ पर क्या लगा दो? पॉजिटिव डिग्री लगा दो, हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इनके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है? जैसे मैं आपको सिखा दूँ, एज इनके बीच तो आपको पता है, सो एज इनके बीच आपको पता है, पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे बच्चों। पॉजिटिव डिग्री चाहे वो एडजेक्टिव का हो चाहे एडवर्ब का हो, ठीक है, याद रखिएगा। अगर एडजेक्टिव का है तो किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा, अगर एडवर्ब होगा किसी वर्ब किसी एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा होगा, याद रखिएगा। ऐसे हमारे पास जैसे TOO आ जाए, इसके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगाइएगा, ठीक है। ऐसे हमारे पास एनफ आ जाए, एनफ के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगाइएगा, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। TOO हो गया, एज हो गया, सो एज हो गया, वेरी हो गया, है ना, एनफ हो गया, इनके साथ हमेशा और हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं, याद रखना। सो यहाँ पर एरर क्या मिल गई आपको? सो और एज के बीच यहाँ पर गुड यानी कि पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। थोड़ा स्लो है बट चूँकि क्वेश्चंस नए हैं, अभी रिसेंटली हैं, रिसेंट एग्जाम के हैं, सो इसीलिए हम इसे थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहे हैं। आर फैमिली इज़ प्लानिंग, हमारी फैमिली जो है प्लान कर रही है। आपको पता है ना, जितने भी प्लान्ड एक्शन होते हैं उनको हम कंटिन्यूस टेंस में लिख सकते हैं। सो आर फैमिली इज़ प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास जितने भी प्लान्ड एक्शन होते हैं, भले ही वो फ्यूचर ओरिएंटेड हों, लेकिन हम उनको प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिख सकते हैं, जो कि लिखा गया है बिल्कुल सही है। हालांकि वो नेक्स्ट समर है, जिससे हमें पता चलता है फ्यूचर एक्शन है, टाइम फ्यूचर है, ठीक है। लेकिन जो हमारे प्लान्ड है, तो प्लान्ड एक्शन होते हैं हमारे पास, उनको हम लिख सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। अगला लिखा है वेयर वी शुड विजिट। अब देखो, शुड जो है वो हमारे पास मॉडल यूज की जाती है किसी को एडवाइस करने के सेंस में, है ना, एडवाइस देने के सेंस में, सलाह देने के सेंस में। तो यहाँ पर शुड हटा देगा, शुड नहीं लिखेंगे, सिंपली या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर दो या तो यहाँ पर विल लगा दो, है ना, विल लगा दो, जो कि टाइम फ्यूचर का है, सो हम ऐसा करेंगे, सो विल लगा दो, या तो सिंपली इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रखो, बिल्कुल सिंपल इजी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर विल शुड हटाकर सिंपली क्या कर दो,
शुड हटा ही दो, यहाँ पर कुछ नहीं करना, या तो विल लगा दो और या तो सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिख दो, बिल्कुल सही हो जाएगा। वी विजिट या फिर वी विल विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स एंड एंजॉय लोकल क्यूजीन्स। तो यहाँ पर बेसिकली मेरे हिसाब से तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और अगर आप चाहो तो विल लगा सकते हो, बट शुड नहीं, क्योंकि शुड एडवाइस देता है और यहाँ पर बात एडवाइस की है ही नहीं, क्योंकि ये प्लान्ड एक्शन है और प्लान्ड एक्शन में क्या होता है, सारी चीज़ें प्लान कर ली जाती हैं, तो हम लोग ऐसा करेंगे, तो ये हमारे पास एक्शन ऐसा होने वाला होगा। सो यहाँ पर विल विजिट लगा सकते हो या फिर सिंपली विजिट लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाँ, 11 नंबर होगा हमारे पास, एक मिनट के लिए। 11 नंबर देखो, अभी हाल ही में क्वेश्चन बताया था मैंने, कुछ पोर्शन बता दी। जैसे आपने देखा होगा कंजंक्शन में कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, नीदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, ईदर के साथ और, है ना, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली के साथ व्हेन या बिफोर यूज करते हैं, नो सूनर के साथ देन यूज करते हैं। इसी टाइप से आपने रखा होगा बिटवीन के साथ हम बिटवीन के साथ एंड लगाते हैं ना, और फ्रॉम के साथ टू या फिर टिल लगाते हैं इस टाइप में। तो यहाँ पर देखो सिंपल सी एरर आ गई है, फ्रॉम अगर लगा दिया है तो यहाँ पर स्टिल नहीं होकर टू कर दो, सिंपल सी एरर है। तो क्या कर दो, फ्रॉम यानी स्टिल की जगह पर टू कर दो, तो यह जो स्टिल 10 PM है उसी पार्ट में एरर हो जाएगी, पार्ट ए में एरर हो जाएगी, टू 10 PM कर दो। ये तो पुरानी बात है, मैंने आपको कितने आसान तरीके से सिखाई। नेक्स्ट लिखा है 12 नंबर, माई सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड एज। अब देखो एज हमारे पास यहाँ पर कंजंक्शन है, और कौन सा कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जितने भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं हमेशा और हमेशा क्लॉज को जोड़ते हैं। क्लॉज क्या होती है, सेंटेंस का एक हिस्सा होता है जिसके अपना सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग इट्स ओन एंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एज कंजंक्शन है जिसके बाद क्लॉज हो जाएगी। अच्छा, आगे वर्ब भी दे रखा है वॉज, ठीक है। सो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट चाहिए, हर तो ऑब्जेक्टिव केस है, इसको बना दो सब्जेक्टिव केस। तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी हो जाएगा, और शी को बना दो, सो हर को शी बना दो। यहाँ पर एक बार फिर से, एज जो है यहाँ पर कंजंक्शन है जो कि टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हेन की मीनिंग दे रहा है। यहाँ पर एज की जगह पर अगर व्हेन लिखते तब भी सही था। सो यहाँ पर टाइम की बात कर रहा है। अब एज अगर कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसके साथ क्लॉज लगेगी। अब आगे क्योंकि वर्ब आई है तो हमें सब्जेक्ट दे दीजिए, हर की जगह पर यहाँ पर क्या लिख दो, शी लिख दो, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एज हर वॉज नहीं, एज सी वॉज। सो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा, एज शी वॉज होना चाहिए था। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द विंडोज वायलेंट बैंग्ड, नहीं, अब देखो लिखा है विंडोज बैंग्ड। अब विंडोज बैंग्ड एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब को क्वालिफाई जो करेगा वो एडवर्ब करेगा। सो यहाँ पर वायलेंट ना होकर वायलेंटली हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर चाहिए। सो ये वायलेंटली बना दो, इसे क्या बना दो, वायलेंटली। ये तो सिंपल से एरर है, आप आसानी से कर लोगे। वायलेंटली है ना, बैंग्ड वायलेंटली व्हेन ड्यूरिंग दी स्टॉर्म यस्टरडे। अब यस्टरडे दे रखा है, जब भी यस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे आ जाए, इनके साथ सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडिफरेंट टेंस यूज करते हैं। पास्ट इंडिफरेंट जो होती है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, V2 फॉर्म होती है। जो देखो यहाँ पर बैंग्ड लिखी है, ये पॉइंट याद रखिएगा। सो बैंग्ड को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब ऑफ मैनर चाहिए हमें, तो वायलेंटली हो जाएगा, वायलेंट नहीं वायलेंटली। वायलेंट तो ना हमारे पास एडजेक्टिव होता है, वायलेंटली हो जाएगा, है ना, और वायलेंस नाउन होता है। सो वायलेंट एडजेक्टिव, वायलेंस नाउन, वायलेंटली एडवर्ब हो जाएगा, और वायलेंटली आप इसे बना दो, ठीक है, क्योंकि एडवर्ब आपको चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इट इज़ ही। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट होता है कि इट इज़, यानी इट के साथ यहाँ पर बी की फॉर्म आए, इट इज़, इट इट इज़, है ना, इट वॉज। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे इट इज़ मी। हाँ, स्पोकन भर तक सही हो जाता है, स्पोकन इतना ही जब बोलो तब, इतना ही जब बोलो तब, इट इज़ मी। लेकिन अगर आगे आप सेंटेंस को प्रोसीड कर रहे हो तो इस मी की जगह पर आप आई यानी सब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा। सो इट इज़ के बाद यहाँ पर आई लगाना पड़ेगा। अच्छा, स्पोकन में तो चल जाता है बट ग्रामर में, ये रिटर्न में नहीं चलता है। सो इट इज़ आई यहाँ पर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इट के बाद यहाँ पर वर्ब आएगी बी की फॉर्म, और इसके बाद यहाँ पर हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, ये बात याद रखिएगा। ये जो वर्ब आएगी इट के अकॉर्डिंग ही आएगी, इसका मतलब यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही आएगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इट इज़ आई बोल सकते हो ना, आप ध्यान समझेंगे। सो इट इज़ ही बिल्कुल सही दे रखा है, इसे हिम ना कर देना बच्चों, गलती से हिम ना कर देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ ही बिल्कुल सही है। अब ही देखो यहाँ पर जो है हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, और हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। आपको पता है जो रिलेटिव प्रोनाउन है अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आते हैं। सो रिलेटिव प्रोनाउन देखेगा ही को, ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आएगी वर्ब। अब देखो वर्क तो किसी हाल में नहीं हो सकता है, क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, वर्क तो नहीं हो सकता है, वर्क जो है प्लूरल वर्ब है। अब हम आगे इसे सही कैसे करें। सो आगे लिखा है वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन अ डिकेड। अब देखो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर लिखा है फॉर के साथ टाइम। अब टाइम फॉर के साथ लिखा है तो हम टाइम अगर प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में पीरियड ऑफ टाइम लगाते हैं, एक बार फिर से समझेंगे।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या फिर इंडेफिनिट टेंस में अगर हम पीरियड ऑफ टाइम लगाते हैं तो इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया पीरियड ऑफ टाइम जो होता है किसी फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये याद रखना। जैसे मैं कहूँ कि अगर जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप केवल 8 घंटे ड्यूटी करोगे, तो क्या बोलोगे, आई वर्क ओनली फॉर 8 आवर। आई वर्क ओनली फॉर 8 आवर, यानी कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टाइम लगा रहे हैं लेकिन ये टाइम हमारा फैक्ट का है। तो इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया जो फैक्ट के इंडेफिनिट टेंस में जो लिखा गया टाइम ड्यूरेशन होता है वो एक्चुअल में फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर कोई फैक्ट तो है नहीं, इसलिए इसे हमें परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाना पड़ेगा सेंटेंस को। सो क्या बोलोगे, इसे फॉर मोर देन, जहाँ पर डिकेड लिखा है इसका मतलब उसे करते हुए, ऐसा काम करते हुए हो गया है। सो आंसर बेटर क्या हो जाएगा यहाँ पर, या तो यहाँ इसे करो हैज़ वर्कड या फिर हैज़ बीन वर्किंग। हैज़ वर्कड, अच्छा हैज़ क्यों लगाएंगे, क्योंकि ही हु जो है सिंगुलर हो जाएगा यहाँ पर ही को देखते हुए, इसलिए हैज़ हो जाएगा, और वर्क की थर्ड फॉर्म वर्कड हो जाएगी। तो या तो इसे करो हैज़ वर्कड और या तो करो हैज़ बीन वर्किंग। ठीक है, हैज़ बिन वर्किंग, जब हैज़ बिन वर्किंग कर देंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, और जब हैज़ वर्कड कर देंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। ये दोनों सही हो जाएंगे, बिल्कुल समझिएगा। अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। राहुल थिंक्स ही इज़ अ स्मार्ट। अभी देखो मैंने बताया एज के बीच यहाँ पर हमेशा कॉन्स्ट डिग्री लगाएंगे, पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। स्मार्टर दे रखा है इन्होंने, स्मार्टर जो है सब कंपेरेटिव डिग्री होती है, स्मार्ट लगा दो इसे, है ना, इसे क्या कर दो, स्मार्ट बना दो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है नीदर माई ब्रदर, है ना, नीदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर्स इन लॉ। अब देखो ब्रदर्स इन लॉ बिल्कुल प्लूरल सही है, कभी भी ब्रदर इन लॉज ना कर देना। प्लूरल जो बनता है वो मेन नाउन पे बनता है, ब्रदर्स इन लॉ सही है, ठीक है। ब्रदर इन लॉ सिंगुलर और ब्रदर्स इन लॉ प्लूरल होता है, याद रखना। सो प्लूरल बिल्कुल दे रखा है, यहाँ तक कोई एरर नहीं है। अब आपको पता है जब हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन हो, जैसे नीदर नॉर होगा, नीदर के साथ जैसे नॉर आ जाए, है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, तो जो वर्ब आती है वो एज पर द नियरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट आती है। अगर जो वर्ब आएगी वो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अब जो नियरेस्ट वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी तो इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारी बातें आगे इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। अब जरा बातें आते देखते हैं। नीदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ बिल्कुल सही दे रखा है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर तो V2 फॉर्म है, इस पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है सब्जेक्ट का, क्योंकि V2 फॉर्म सभी सब्जेक्ट के साथ सेम आती है। अगर यहाँ पर किसी और टाइम टेंस में लिखी गई होती तो आप, मैं जो रूल बता रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा कि जो वर्ब आती है वो एज पर द नियरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट आती है ना। इसे हम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं, ठीक है। सो लिखा है अटेंडेड द मीटिंग एज हिज हेल्थ इज़ नॉट मोर गुड। अब आपको पता है ना, गुड की ऑलरेडी हम कंपेरेटिव डिग्री बना सकते हैं बेटर। सो यहाँ पर गलती तो है ही है बहुत बार, मोर गुड कुछ नहीं होगा यहाँ पर, या तो कर दो बेटर, ठीक है, बेटर इस टाइप्स में, और या तो कर दो वेल, क्योंकि हेल्थ के लिए हम वेल लगा देते हैं, या फिर सिंपली आप लगाना चाहो तो गुड भी लगा सकते हो, बट बेटर ऑप्शन यहाँ पर। अच्छा, इन्होंने कंपैरिजन के लिए बताया है कि उसकी हेल्थ ज़्यादा नहीं अच्छी थी, सो यहाँ पर बेटर लगा दो। एक और एरर यहाँ पर है, हिज हेल्थ नहीं होकर यहाँ पर देयर हेल्थ होना चाहिए था, ठीक है, देयर हेल्थ, उनकी हेल्थ, किसकी, क्योंकि ब्रदर्स इन लॉ और माई ब्रदर दोनों की बात बता रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लूरल हो गए, अगर प्लूरल हो गए तो देयर हेल्थ हो जाना चाहिए था। अब इस सेंटेंस को सही करने के बहुत अच्छा तरीका मैं बता दूँ, इसे ऐसे लिखो ज़्यादा अच्छा है, एज द हेल्थ ऑफ, है ना, एज द हेल्थ ऑफ देयर्स इज़ नॉट वेल, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हेल्थ जो वर्ब आ जाएगी, हेल्थ की आ जाएगी, सही हो जाएगा। हालांकि जो लिखा है ऐसे भी सही कर सकते हो, हिज को आप देयर कर दो तभी सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो मोर गुड लिखा है उसकी जगह पर वेल कर दो, ठीक है। और अगर आप इसे कंपेटिटिव में रखना चाह रहे हो तो फिर आप बेटर कर दो, क्योंकि कंपेटिव ऑलरेडी उन्होंने बना रखा है, इसलिए यहाँ पर बेटर कर दो यहाँ पर। सो मोर गुड की जगह पर बेटर कर दो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सोल्यूशन टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम है। इंटीरियर प्रॉब्लम क्या होती है, इंटीरियर जो हमारे पास होती है वो आंतरिक चीज़ें होती है, जैसे कोई रूम हो गया ना, या फिर कोई कार हो गई, उसकी जो इंटीरियर डिज़ाइन होती है, आंतरिक डिज़ाइन होती है, उसके लिए हम लगाते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे आपने दे रखा होगा, सुन रखा होगा ना, तो यहाँ पर एक पॉइंट और जरा समझिए, सोल्यूशन टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए इंटरनल प्रॉब्लम। कुछ वर्ड होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा, आपने एक फॉर्मूला क्या बोलते हैं, अभी जब SSC में आपकी जॉब लगेगी या फिर नहीं, जो आपकी पोस्ट होती हैं, अगर आप उस पोस्ट पर नहीं कोई और पोस्ट लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पोस्ट होती है MEA करके, एक है ना, एक डिपार्टमेंट होता है जिसे बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ कोलोकेशन होते हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर इंटरनल प्रॉब्लम या एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स बोलते हैं ना, किसी कंट्री की इंटरनल प्रॉब्लम और एक्सटर्नल प्रॉब्लम होती है, ना कि इंटीरियर या एक्सटीरियर प्रॉब्लम होती है, इंटरनल या एक्सटर्नल होती हैं, ठीक है, इंटरनल
या एक्सटर्नल प्रॉब्लम होती है। तो इस टाइप में आंतरिक या बाहरी है। तो यहाँ पर इंटीरियर प्रॉब्लम्स ना होकर यहाँ पर बेटर वर्ड जो हो जाएगा वो इंटरनल हो जाएगा। देखिए यही हो गया, ये हो गया बिना किसी रूल पर यानी कि कॉन्सेप्ट पर बेस पर। ये आप ये कमांड कब कर पाओगे? तो ये कमांड आप तभी कर पाओगे बच्चों जब आप डेली हैबिट बनाओगे पढ़ने पर, है ना। रीडिंग करो, खूब रीडिंग करो, कुछ भी रीड करो, इंग्लिश में रीड करो, है ना, स्टोरी पढ़ो, पेपर पढ़ो, जो भी है ना, कुछ डेली बेसिस पर रीड करो। रीड करने से आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो ये तभी चीज़ें बढ़ेंगी। तो हमारे पास कुछ कलोकेशन होते हैं जैसे इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, इस टाइप में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा फ़्लाइट के केस में हमारे पास जो हमारे देशी में जो फ़्लाइट होती है हमारे देश के लिए, अलग अलग स्टेट्स के लिए, तो उसे हम डोमेस्टिक फ़्लाइट बोलते हैं। हम उसे नेशनल फ़्लाइट नहीं बोलते हैं। क्या नाम उसका वर्ड दिए हैं? डोमेस्टिक फ़्लाइट बोलते हैं। और जो बाहरी होती है उसे इंटरनेशनल फ़्लाइट बोलते हैं। तो ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, ये काम आएंगी। जैसे हमारे पास न्यूज़ होती है, तो जैसे देश की न्यूज़ है तो नेशनल न्यूज़ बोलते हैं, अगर बाहरी है तो इंटरनेशनल न्यूज़ बोलते हैं। देश की फ़्लाइट है तो डोमेस्टिक फ़्लाइट बोलते हैं, और अगर बाहरी है तो इंटरनेशनल फ़्लाइट बोलते हैं। तो ये सब आपको वर्ड याद रखना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। सो यहाँ पर कंट्रीज़ इंटीरियर ना होकर इंटरनल होना चाहिए था, बेटर ऑप्शन, ठीक है। इंटरनल प्रॉब्लम्स समझ में आएगा, उम्मीद होगा। अच्छा, आर यहाँ पर सही क्योंकि प्रॉब्लम्स की वर्ड आई है, ठीक है। आर स्टिल अ लॉन्ग वे अवे, सो सोल्यूशन टू द कंट्रीज इंटरनल प्रॉब्लम्स। सो इंटरनल प्रॉब्लम्स यहाँ पर होना चाहिए था, इंटीरियर प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा। 18 नंबर लिखा है दे सीक्रेट डिसाइडेड, दे सीक्रेट डिसाइडेड, दे डिसाइडेड हाउ। सो यहाँ पर सीक्रेट ना होकर सीक्रेटली हो जाएगा, एडवर्ब चाहिए, है ना। बिल्कुल सिंपल सी एरर है। देखिए एडवर्ब की कितनी एरर आई हैं, सीक्रेटली हो जाना चाहिए ना। दे सीक्रेटली डिसाइडेड टू लीव द टाउन, सीक्रेटली यानी चोरी छुप के उसने डिसाइड किया कि वो शहर छोड़ देंगे, है ना, इस टाइप में। तो दे सीक्रेटली एडवर्ब चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है ही रैन क्विक। अब देखो रैन वर्ब को क्वालिफाई करेगा एडवर्ब। अगेन एडवर्ब के कितने क्वेश्चन आए, तो क्विक ना होकर यहाँ पर क्विकली हो जाएगा, ठीक है। क्विकली, क्योंकि क्विक एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ते हैं तो एलवाई एडवर्ब बन जाता है। सो यहाँ पर क्विक ना होकर क्विकली हो जाएगा। क्विकली टू कैच द बस, ठीक है। सो ही रैन, अब यहाँ पर रैन जो है सेकेंड फॉर्म है, रन रैन रन्स, सॉरी रन रैन रन, इस टाइप में। सो यहाँ पर रैन जो है V2 फॉर्म है, पास्ट इंडिफरेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और रैन हाउ, सो एडवर्ब ऑफ मैनर आपको चाहिए, क्विक ना होकर क्विकली कर दो इसे, क्विकली, है ना, इस टाइप में एडवर्ब चाहिए, क्विकली, QUICKLY। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है सब कुछ समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 लिखा है मिसेस श्रीलक्ष्मी, है ना, मिसेस श्रीलक्ष्मीज म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज़ सुपीरियर। अब आपको पता है ना, कुछ लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ हमेशा हम कंपैरिजन के लिए टू लगाते हैं। तो यहाँ पर दैन ना होकर, जैसे आपके पास बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ, सुन लेता है। जूनियर हो गया, है ना, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, है ना, सुपीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, है ना, इस टाइप में। इंटीरियर नहीं, सॉरी, एंटीरियर जैसे बोलते हैं, एंटीरियर, एंटीरियर का मतलब होता है पहले का, है ना, इस टाइप में, ANTERIOR, है ना, इंटीरियर हो गया, इस टाइप में। पोस्टीरियर हो गया, POSTERI, है ना, इस टाइप में, पोस्टीरियर हो गया। तो ये इसके साथ हमें जो सपोर्टिंग वर्ड होता है उनका टू लगाते हैं, दैन नहीं लगाते हैं। ध्यान रखना, ये आपको एडजेक्टिव में मिलेगा, लैटिन एडजेक्टिव के साथ। कौन कौन से होते हैं मैं फिर से बताता हूँ, जूनियर, सीनियर, प्रायर, इन्फीरियर, है ना, सीनियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इनके साथ हमेशा प्रेफरेबल भी है, इनके साथ हमेशा टू लगाते हो। एक पॉइंट और याद रखना, इन वर्ड्स के पहले हम ना ही इनको पहले मोर लगा सकते हैं और ना ही मोस्ट लगा सकते हैं। कहने मतलब है ना ही इनके पहले हम मोर लगाएंगे या लेस लगाएंगे, ना ही मोस्ट या लीस्ट लगाएंगे, ठीक है। ये हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। अच्छा, मोर तो इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये कंपैरेटिव है, डबल PD, डबल CD, डबल SD कैन नॉट बी यूज टुगेदर, आपको पता ही है। सो यहाँ पर ये वर्ड ये भी याद रखना। सो यहाँ पर सुपीरियर के साथ दैन न लगा कर टू लगा दीजिए, सिंपल से एरर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मिस्टर अरुण विल पे डियर फॉर हिज फाइनेंशियल मिस्टेक, ठीक है। अब देखो, विल हो गई हेल्पिंग वर्ब और पे हो गई मेन वर्ब। आपको पता है मॉडल वर्ब के बाद V1 फॉर्म आती है, बिल्कुल सही है। और पे हाउ एडवर्ब चाहिए, डियर को एडवर्ब बना दो। अब आपको पता है डियर के मीनिंग, DEAR, डियर का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, एक तो होता है लवेबल, यानी बहुत ही प्यारा, लवेबल, ठीक है, लवेबल बोल सकते हो ना, एक तो लवेबल होता है और दूसरा एक होता है ना डियर की मीनिंग, ठीक है। एक होता है डियर कॉस्टली, ठीक है, कॉस्टली, कॉस्टली महंगा। अब हमें चाहिए इसका एडवर्ब, ठीक है। और डियरली जब एडवर्ब बनेगा तो डियरली, डियरली का मतलब होता है वेरी मच, ठीक है,
वेरी मच, बहुत अधिक, अत्यधिक जिसे बोलते हो। सो यहाँ पर वेरी मच का सेंस आना चाहिए, तो डियर ना होकर क्या कर दो, डियरली कर दो, इसे डियरली कर दो, DARLY। बिल्कुल सिंपल सी एरर है, एडवर्ब की देखो भर भर की एरर आ रही है, नहीं आ रही है, इतना आसान सा पेपर आया है। सो डियरली। नेक्स्ट 22 लिखा है द एम्प्लॉयज़ वर कंफर्टेबल, एम्प्लॉयज़ जो थे वो कंफर्टेबल थे। वर जो यहाँ पर मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद यहाँ पर जब भी बी की फॉर्म मेन वर्ब बनती है तो वो लिंकिंग वर्ब हो जाती है, और लिंकिंग वर्ब अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेती है। कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो एडजेक्टिव या नाउन होते हैं, याद रखिएगा। सो यहाँ पर द एम्प्लॉयज़ वर कंफर्टेबल, कंफर्टेबल थे किसके साथ, विद मी, मेरे साथ। एंड दे टॉक्ड अबाउट, और उन्होंने बात की थी, देयर प्रॉब्लम्स सिंस आई हैज़ वर्कड, ठीक है, सिंस आई हैज़ वर्कड देयर एज अ मैनेजर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये भी पास्ट है, सभी कुछ पास्ट चल रहा है, तो यहाँ पर हैज़ वर्कड ना होकर क्या कर दो। अब देखो पहली बात तो यही है कि आई के साथ हैज़ तो कतई आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, तो हैज़ तो गलत है ही है, तो आसान हो गया। लेकिन बेटर ऑप्शन क्या होगा, क्या आई हैव कर दें, हम कहेंगे उससे बेटर है कि आप आई के साथ हैड कर दो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि पास्ट की बात कही गई, उससे पहले उन्होंने काम किया था, इसलिए वो कंफर्टेबल थे। सब कुछ पास्ट की बात कही जा रही है ना, तो जब वो उनके साथ काम किए थे, तो यहाँ पर पास्ट की बात कर दें, आई हैड कर दें। फिलहाल जो लिखा है आई हैज़ तो कभी आएगा नहीं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आई हैड कर दो, सिंपल सी एरर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में लिखा है ही रिप्लाइड इन अ ड्राई टोन, आउच, ये कैसे से सेंटेंस आने लगे हैं। ही रिप्लाइड इन अ ड्राई टोन, आउच आई विल नॉट वर्क फॉर यू एनी मोर, ओके। आउच, तो यहाँ पर देखो ये इंटरजेक्शन की एरर आ गई है। ओ भाई, एसएससी को आप तभी जान पाओगे जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, यानी एसएससी की कुछ बातें तो आपको तब पता चलेंगी जब आप बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस किए होंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस लगाए होंगे, कुछ एक्सपीरियंस से भी नॉलेज मिल जाएगी। देखो ये इंटरजेक्शन के क्वेश्चन आ गए, इंटरजेक्शन के क्वेश्चन हम लोग जनरली अवॉइड करते थे, इंटरजेक्शन हम लोग जल्दी है ना, हालांकि मैं तो पढ़ाता हूँ, क्लास में बच्चों को बताता रहता हूँ, बट बहुत से टीचर्स, बहुत से एजुकेटर हैं जो इंटरजेक्शन नहीं पढ़ाते हैं। देखो इंटरजेक्शन पूछ लिया गया, यहाँ पर आउच गलत है वर्ड है। अब आप ना आउच कब लगाते हो, जब बेसिकली हम पेन में होते हैं, तो उस केस में आउच लगाते हैं। आउच तो यहाँ पर नहीं होगा ना, जब आप बोल सकते हैं ना आउच, आई वॉज जस्ट स्टंग बाय अ बी, जब किसी ने कोई बी आपको काट ले तो ना, तो आउच बोलते हो ना, बेसिकली गर्ल्स जो आप बोलती है ना आउच। तो ये आउच तो बेसिकली तब लगाते हैं इंटरजेक्शन के रूप में, ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है, इसका यूज हम तब करते हैं जब हम पेन रिप्रेजेंट करें ना, पेन को रिप्रेजेंट करें। जैसे एक और वर्ड सुन रखा होगा OW, आओ, या फिर आउच, ये सब वर्ड आप, ये इंटरजेक्शन वर्ड है, आप एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इनका यूज आप तब करते हो जब पेन दिखाना हो ना, पेन को रिप्रेजेंट करना हो, दर्द को रिप्रेजेंट करना हो। सो यहाँ पर जो है डिस्कस की बात कही गई है, डिस्गस्टिंग में आपको कुछ ऐसा वर्ड लगाना चाहिए, जैसे डिस्प्लेजर की बात कही गई ना, यहाँ पर उसको खुश नहीं था, ड्राई टोन में उसने रिप्लाई किया, इसका मतलब वो खुश नहीं था, नाखुश तरीके से था। नाखुश तरीके में आपसे बहुत सारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं, जैसे बू हो सकता है, बू है ना, या फिर यक, YUCK, यक, इस टाइप से बोल सकते हो। ऊह बोल सकते हो, UGH, ऊह, है ना, इस टाइप में। स्टूल बोल, है ना, और वुप्स भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर यक लगा दो, ज़्यादा अच्छा है, यक। यानी कि इंटरजेक्शन जो हमारे पास वर्ड दे रखा है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड दे रखा है, ये गलत है। आउट जो है पेन के लिए लगाते हैं, यहाँ पर पेन तो कहीं है ही नहीं। यहाँ पर डिस्प्लेजर की बात कही गई है ना, तो डिस्प्लेजर के लिए हमारे पास बू हो सकता है, यक हो सकता है, इस टाइप में, तो यक लगा दीजिए। देखिए इसकी तो कोई उम्मीद भी नहीं थी कि इंटरजेक्शन के क्वेश्चन आ जाएंगे, बट आ गए, तो क्या करना है, चलो इसका मतलब ये क्या हुआ कि आपको इंटरजेक्शन अच्छे से पढ़ना है मेंस के लिए, है ना, याद रखना है इस चीज़ को। कोई भी पोर्शन आप छूटने ना पाए। देखो मैंने आपको बता दिया, कुछ और पॉइंट लिखना चाहो लिख सकते हो, जैसे आप कभी एक्सप्रेस है ना, पेन को एक्सप्रेस करो तो OW ऑल लगा सकते हो। अच्छा, खुशी के लिए तो आपको पता है हुर्रा है, ब्रेवो है, ये सब आपको लगाते हो ना, वाव लगा सकते हो। यहाँ पर आउच लगाते हो दर्द के लिए, OW ऑल लगाते हो दर्द के लिए, है ना। एक्सप्रेस जब डिस्प्लेजर एक्सप्रेस करना हो तो बू लगाते हो, आउच लगाते हो, सॉरी यक लगाते हो, YUCK, यक, इस टाइप में। UGH, इस टाइप से वर्ड लगा सकते हो। सरप्राइज एक्सप्रेस करते हो तो गुडनेस लगाते हो, माई गुडनेस, इस टाइप में, है ना। सो बहुत सारे वर्ड हैं, इनको याद रखिएगा। डिस्गस्ट में जैसे आप लोग तो ना छी फी बोलते हो ना, FIE, फी, इस टाइप में, तो ये भी वर्ड आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। माई ब्रदर रिसीव्ड हिज MBA डिग्री इनटू द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। अब देखो यूनिवर्सिटी तो सोर्स है जहाँ से उसने डिग्री रिसोर्स मतलब इकट्ठा किया है या फिर रिसीव किया है। तो रिसीव करने के लिए डिग्री रिसीव किया है, कहाँ से किया होगा, यूनिवर्सिटी से किया होगा, डेफिनेट यूनिवर्सिटी है इसलिए द यूनिवर्सिटी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इनटू नहीं होगा, यहाँ पर फ्रॉम लगा दो, क्योंकि फ्रॉम जो होती है वो प्रपोजिशन ऑफ ओरिजिन या फिर प्रपोजिशन ऑफ सोर्सेज की बात करते हैं ना, जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट होती है। सो सोर्स की प्रपोजिशन जो होती है वो फ्रॉम होती है, तो इनटू की जगह पर फ्रॉम लगा दो, फ्रॉम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है, मिस्टर सूर्या
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मिस्टर सूर्य, है ना, मिस्टर सूर्य। अब देखो मिस्टर सूर्य आ गए, फिर से वही एरर आ गई, हैज़ से आ जाएगा ना कभी भी, क्या मिस्टर सूर्य के साथ सूर्य तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन सिंगुलर होते हैं यहाँ पर, है ना। सो यहाँ पर क्या है, हैज़ हो जाएगा, हैज़, हैव तो कतई नहीं होगा। सो यहाँ पर यही गलती हो जाएगी, मिस्टर सूर्य हैज़ नो इंटीरियर। अच्छा एक और गलती यहाँ पर, हैज़ तो होगा ही होगा, हैव तो कतई नहीं होगा, और इंटीरियर नहीं अल्टीरियर होते हैं ना, अल्टीरियर, है ना, अल्टीरियर। और अल्टीरियर का मतलब होता है हिडन, हिडन जिसे बोलते हैं ना, हिडन, है ना, छुपे। सो अल्टीरियर मोटिव होते हैं ना, आपने देखा होगा, देखो एक कोलोकेशन याद रखना, मोटिव अल्टीरियर के साथ हमेशा मोटिव लगाते हैं, है ना, अल्टीरियर मोटिव, अल्टीरियर, है ना, अल्टीरियर, अल्टीरियर, तो इसका मतलब होता है हिडन, है ना, इस टाइप से याद रखिएगा। सो यहाँ पर एक एरर तो ये है कि सूर्य के साथ यहाँ पर हैज़ आएगा, हैज़, हैव नहीं हैज़ आएगा, और दूसरा नो अल्टीरियर मोटिव होते, इंटीरियर नहीं, इंटीरियर का मतलब तो आंतरिक होता है, अभी देखा आपने, बताया मैंने ना इस टाइप में। सो यहाँ पर अल्टीरियर होगा, तो दो वर्ड में यहाँ पर मिस्टेक है, एक तो हैज़ करो और दूसरा अल्टीरियर करो। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 देखो, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, देखो आ गया, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल। अब देखो विल बिन तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, विल के साथ विन कैसे आ सकता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आ सकती है, तो यहाँ पर क्या करो, विल हैव बिन करो, है ना, विल हैव बिन, है ना, इस टाइप में विल हैव बिन, ये सही हो जाएगा ना। ऐसा करते हुए 5 साल हो जाएंगे इस मंथ के, है ना, अंत तक। तो ऐसा काम करते हुए उसे 5 साल हो जाएंगे इस टाइप में, 5 साल कंप्लीट कर चुका होगा या कर चुकेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल हैव बिन वर्किंग, विल हैव बिन वर्किंग, विल हैव बिन वर्किंग, है ना, इस टाइप में। सो यहाँ पर विल और बिन के बीच में हैव लगा दो, बस हैव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। आफ्टर आई रिटायर आई स्टार्टेड अ सेकंड करियर एज अ राइटर एंड पब्लिश्ड। देखो बिल्कुल आसान तरीका हो गया, यहाँ पर पास्ट इंडिफरेंट टेंस, अलाउड पास्ट इंडिफरेंट टेंस, है ना। तो यहाँ पर जो स्टार्टेड पास्ट इंडिफरेंट टेंस, तो रिटायर्ड ना होकर यहाँ पर क्या कर दो, रिटायर्ड कर दो, सिंपल सी एरर है, रिटायर्ड, आफ्टर आई रिटायर्ड, है ना, इस टाइप में। आफ्टर आई रिटायर्ड आई स्टार्टेड अ सेकंड करियर, ठीक है, दूसरा करियर मैंने स्टार्ट किया था, तो आफ्टर आई रिटायर्ड, है ना, इस टाइप में, आफ्टर आई रिटायर्ड। अगर आप चाहो, कुछ लोग इसे यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, कहेंगे आफ्टर माई रिटायरमेंट, तो आफ्टर माई रिटायरमेंट बोल दो, इसमें क्या दिक्कत है, आफ्टर माई रिटायरमेंट बोल दो, है ना, इस टाइप में। आफ्टर आई रिटायर्ड बोल दो, सही हो जाएगा। सो यहाँ पर बस अंतर ये हो जाएगा कि आफ्टर माई रिटायरमेंट में आफ्टर प्रिपोजिशन हो जाएगा, और आफ्टर आई रिटायर्ड में आफ्टर कंजंक्शन हो जाएगा, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल सी बात है, तो लॉजिक है ना, पढ़ते रहिए। रिटायर्ड यहाँ पर V2 फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि सब कुछ V2 है। सो रिटायर्ड यहाँ पर कर दो, आगे रिटायर्ड बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। सो इस पार्ट में किस में हो जाएगी, फोर्थ पार्ट में एरर हो जाएगी, आफ्टर आई रिटायर्ड ना होकर आफ्टर आई रिटायर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा, आई हैव द 100 रीजन्स टू नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो। ये तो क्वेश्चन SSC भी अजीब करती है। यहाँ पर देखो 100 जो लिखा, द 100 रीजन, ये कोई डेफिनेट रीजन नहीं है ना। सो यहाँ पर आर्टिकल दा तो नहीं होगा, यहाँ पर आर्टिकल लिखो आ 100 रीजन्स, है ना। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100, है ना, इस टाइप में। 100 एक यूनिट है, उसको बताना पड़ेगा कितने 100 है, तो वहाँ पर आ लगाते हो, जैसे 200 को बताने के लिए 200 लगाते हो ना, इस टाइप में 100 को बताने के लिए 100 लगाओगे या 100 लगाओगे, इस टाइप में। सो आर्टिकल ए लगाना पड़ेगा, आर्टिकल दा नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक एरर यहाँ पर और आइए, इन्होंने इन्फिनिटिव को स्प्लिट कर दिया है, टू नॉट अटेंड ना होकर यहाँ पर क्या होना चाहिए था, नॉट टू अटेंड होना चाहिए था, लेकिन SSC है, ध्यान दीजिएगा। SSC जो आंसर दिए होगी, वो आंसर मार्क की होगी, वो पहले वाले पार्ट में मार्क की होगी, यानी द 100 की जगह पर यहाँ पर 100 करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ना ऐसे ये गलत है, नॉट टू अटेंड होना चाहिए था, टू नॉट अटेंड नहीं, बट कई बार नरेशन में टू नॉट अटेंड करके आ जाता है, और हमें उसे चूज करना पड़ता है, सही मानना पड़ता है। तो SSC को आप तभी जान पाओगे जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस उस पर करोगे, कुछ क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ता है ना। तो ये भी बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो बेटर आंसर हमको लगता है, आंसर जो चूज करेगी SSC, वो चूज करेगी द 100 वाले पोर्शन में, द 100 पोर्शन में, यानी कि आंसर जो चूज करेगी वो कौन सा चूज करेगी, वो हमारे पास चूज करेगी ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं चूज करेगी, जो कि गलत वो भी है, क्योंकि स्प्लिट इन्फिनिटिव को हम अवॉइड करते हैं, गलत लिखते हैं ना, इसे नॉट टू अटेंड होना चाहिए था, बट क्या करें, SSC के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। सो यहाँ पर द 100 ना होकर यहाँ पर 100 करोगे, और चूज यही आंसर आप करोगे, ठीक है। सो आई हैव 100 रीजन्स, है ना, आई हैव 100 रीजन्स, सो आई हैव 100 रीजन्स टू नॉट अटेंड ना होकर यहाँ पर आई हैव 100 रीजन्स नॉट टू अटेंड द मीटिंग टुमारो, ही सही हो जाएगा। तो ये भी एरर थी, बट SSC जो है बेसिकली यहीं पर ध्यान देगी। सो 100 करेंगे, 100, ऑप्शन नंबर सेकंड चूज करेंगे, 100। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ऑल्दो द टीम हैड ट्रेंड डिलीजेंटली फॉर मंथ्स, यद्यपि टीम ने बहुत ही डिलीजेंटली महीनों, है ना, महीनों ट्रेंड किया था, दे हैड स्टिल ओवरवेल्म्ड। अभी देखो स्टिल दे रखा है, अच्छा यहाँ पर पास्ट की बात कही जाएगी, क्योंकि दे जो है यहाँ पर, ये जो टीम है, इस दे को ही ट्रेन किया होगा, और दे को यहाँ पर बताया गया है
दे ओवरवेल्म्ड हो गए हैं, तो ओवरवेल्म का मतलब होता है बुरी तरीके से हार हो जाना। अच्छा, वो ओवरवेल्म जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से यूज करते हैं। इसका मतलब होता है किसी भी इमोशंस को बहुत ज़्यादा हावी हो जाना, और कोई भी हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, तो उसे हम ओवरवेल्म बोलते हैं। यानी कि ये वर्ड हमारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। सो यहाँ पर हैड ना होकर यहाँ पर पैसिव कर दो, हैड की जगह पर यहाँ पर वर कर दो, है ना, दे के साथ वर कर दो, पैसिव बन जाएगा। दे वर स्टिल ओवरवेल्म्ड बाय द अपोनेंट्स अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स, है ना, इस टाइप में। सो यद्यपि टीम ने बहुत ही कहते नहीं डिलीजेंटली उनको महीनों से ट्रेंड किया है, लेकिन फिर भी वो हार गए, तो यहाँ पर ये जो पैसिव हो जाएगा ना, वो ओवरवेल्म्ड हो गए, है ना। बाई, देखो बाई लिखा भी है तो पैसिव वॉइस में चाहिए, और पैसिव वॉइस के लिए हमें क्या पता है, बी की फॉर्म आएगी। सो यहाँ पर थर्ड फॉर्म तो दे ही रखी है, तो वहाँ पर वर लगा दो, वॉज वर के साथ यहाँ पर, तो वर हो जाएगा, दे के साथ वर आ जाएगा। सो हैड की जगह पर वर कर दो, सिंपल से एरर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 हो गया, 30 देखते हैं। ड्यू टू द पैंडेमिक द प्राइसेज ऑफ मेडिसिन्स, अब देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ड्यू टू द पैंडेमिक, ड्यू टू जो है प्रेपरेशन होती है, पैंडेमिक इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। द प्राइसेस सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर प्राइसेस प्लूरल है, अब ध्यान दीजिएगा जो वर्ब आएगी प्लूरल आएगी। मेडिसिन्स इंक्रीज्ड, अच्छा इंक्रीज दे रखा, कोई बात नहीं। एवरी डे सिंस लास्ट दिसंबर, अच्छा पिछले दिसंबर से, तो अब आपको यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लग रहा है एवरी डे से डे पर डे, यानी कि दिन पर दिन ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस होना चाहिए था। अच्छा, दूसरा टाइम दे रखा है, जो टाइम दे रखा है तो उसके साथ हम परफेक्ट टेंस लगाते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाते हैं, पास्ट इंडिफरेंट टेंस नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना पास्ट इंडिफरेंट टेंस में हम टाइम लगाएंगे नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करो, मेडिसिन्स हैव बीन इंक्रीजिंग ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। प्राइसेज ऑफ मेडिसिन्स हैव बीन इंक्रीजिंग, हैव क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस की वर्ब आएगी ना, प्राइसेस प्लूरल है इसलिए हैव हो जाएगा। हैव के साथ बिन कर दो, और बिन के साथ इंक्रीज की आईएनजी फॉर्म इंक्रीजिंग कर दो। अच्छा, इंक्रीजिंग इसलिए कर देंगे क्योंकि यहाँ पर एवरी डे लिखा है, प्रत्येक दिन की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं वर्क जो है प्रोग्रेस में है, ठीक है, चल रहा है। तो ऐसा कह रहे हैं ना कि ड्यू टू द पैंडेमिक द प्राइसेज ऑफ मेडिसिन्स इंक्रीजिंग नहीं होकर द प्राइसेज ऑफ मेडिसिन्स हैव बीन इंक्रीजिंग, हैव बिन इंक्रीजिंग, यहाँ पर बेटर ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। सो यहाँ पर मेडिसिन्स हैव बीन इंक्रीजिंग बेटर ऑप्शन है, हैव बीन इंक्रीजिंग। एवरी डे से पता चल रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, एवरी डे। यहाँ पर एक पॉइंट और मैं आपको बता दूँ, एवरी डे मिलाकर लिखेंगे तो एडजेक्टिव होता है, और एवरी डे अलग अलग लिखेंगे तो एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, याद रखिएगा। सो यहाँ पर अलग लिखा है, बिल्कुल सही दे रखा है। हालांकि इसके बहुत ज़्यादा एरर नहीं आती, बट पंक्चुएशन में कभी कभी एरर मान लेते हैं, ये बात याद रखिएगा, बट नॉलेज हमें होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। 31 में लिखा है डॉक्टर सिन्हा वॉज ब्रॉट अबाउट, है ब्रॉट अबाउट नहीं होता है यहाँ पर, बेसिकली न्यू बुक ऑन सोशल इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। देखो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे हम कोई बुक लॉन्च करते हैं तो किसी मैटर की होती है, और मैटर का प्रिपरेशन ऑन होता है, तो ऑन तो यहाँ पर सही है। बहुत बच्चे यहाँ पर क्या कर देंगे, न्यू बुक ऑफ सोशल इम्पैक्ट कर देंगे, यहाँ पर इस पार्ट में एरर कर देंगे, जबकि इस पार्ट में एरर नहीं है ना। मैंने कई बार बोला है कि आई हैव मेनी बुक्स, है ना, ऑन इंग्लिश ग्रामर बोलते हैं, ठीक है। मैटर की प्रिपरेशन जो होती है तो ऑन होती है, याद रखिएगा, मैंने आपको बताया है। सो यहाँ पर ऑन लगा रहने दीजिएगा, ऑन सही है। यहाँ पर जो एरर है वो ब्रिंग अबाउट नहीं होता है, ध्यान दीजिए। हमारे पास कुछ फ्रेज होती है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, हमने क्लास में सारी फ्रेज बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट। एक वर्ड होता है ब्रिंग आउट, और एक वर्ड होता है ब्रिंग अबाउट, है ना। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट का मतलब बेसिकली होता है हैपन, यानी कि इसी के जैसा फ्रेज होती है, कम अबाउट होती है। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, लिख देता हूँ, ब्रिंग अबाउट बराबर कम अबाउट होता है, जिसका मतलब होता है हैपन, होना। और जो ब्रिंग आउट होता है, इसके दो मीनिंग होते हैं, ब्रिंग आउट, है ना, ब्रिंग आउट के दो मीनिंग होते हैं, इनको हाईलाइट रखिएगा। एक तो होता है पब्लिश करना, किसी चीज़ को पब्लिश करना, दूसरा किसी चीज़ को हाईलाइट करना, है ना, हाईलाइट करना इस टाइप में। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर पब्लिश करने के सेंस में ब्रिंग अबाउट ना होकर ब्रिंग आउट कर देंगे, फ्रेजल वर्ब आ गई। देखो अभी फ्रेजल वर्ब पढ़ाया था, कितना इंपॉर्टेंट हो गई। डॉक्टर सिन्हा हैज़ ब्रॉट अबाउट ना होकर ब्रॉट आउट हो जाएगा, ब्रॉट आउट, ठीक है, ब्रॉट आउट। सो यहाँ पर अबाउट ना होकर ब्रॉट आउट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, 30 सेकंड देखते हैं। 30 सेकंड में यहाँ पर हमारे पास टैग लाइन दे रखी थी कि इसमें चूज करना था कि कौन सा सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है, कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो हमें देखते हैं कौन कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। पहले में लिखा है इट इज़ इम्पॉसिबल टू वेक क्रिस्टिन अप इन द मॉर्निंग, ठीक है, क्रिस्टाइन कोई नाम होगा किसी पर्सन का, तो उसको जगाना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही दे रखा है, कोई गलती नहीं है। सेकंड में लिखा है इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है दैट जोसेफ वाज नॉट रेडी टू गो टू वॉर, ऐसा कहा जाता है कि जोसेफ वाज रेडी नहीं था, ठीक है, तो ये भी सेंटेंस सही है, कोई एरर नहीं है। इंडियन फोर्स, अब देखो आपको पता है ना, फोर्स नहीं होगा, क्योंकि फोर्स का मतलब स्ट्रेंथ होता है ना। फोर्स का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है, ये अगेन नाउन का आ गया। फोर्स का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, ताकत। और फोर्सेस का मतलब होता है आर्मी, सेना, इसमें तीनों आ जाती हैं, आर्मी आ जाएगी, नेवी आ जाएगी, है ना, इस टाइप में।
एयरफोर्स आ जाएगा। सो फोर्सेज होता है एक्चुअल में, फोर्सेज। सो यहाँ पर इंडियन फोर्सेज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड चूज करना आपको पड़ेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड चूज करना पड़ेगा, फोर्सेज लिखना पड़ेगा, फोर्सेज, है ना। कुछ वर्ड अगर आप सुनना चाहें सुन सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा अथॉरिटी जो होती है वो कमांड होती है, और अथॉरिटीज़ पर्सन इन पावर होते हैं ना, पर्सन इन पावर होते हैं। जैसे गुड मीन्स होती है नाइस, गुड्स मीन्स होती है प्रॉपर्टी। ऐसे हमारे पास अर्निंग, अर्निंग मीन्स होती है इनकम, अर्निंग्स मतलब होती है सेविंग्स, फोर्स मतलब होता है स्ट्रेंथ, फोर्सेज मतलब होती है आर्मी, कंटेंट मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, और कंटेंट्स मतलब होता है थिंग्स प्रोवाइडेड, है ना, इस टाइप में। ऐसे हमारे पास वर्क मतलब होता है जॉब, लेकिन वर्क्स मतलब होता है कंपोजिशन, फैक्ट्रीज, इस टाइप में, है ना। आयरन मतलब मेटल होती है, आयरन्स मतलब होती है फेटर्स या फिर चेन, जैसे आप हथकड़ी बोलते हो। रिस्पेक्ट मतलब रिगार्ड होता है, और रिस्पेक्ट्स मतलब होती है कॉम्प्लीमेंट्स, तारीफ़ें, ऐसे ही समझिए ना। क्वार्टर मतलब होता है 1/4, और क्वार्टर्स मतलब होता है हाउसेज। ये सब वर्ड आप सुनते रहिएगा, याद रखिएगा, नाउन के ही हैं, है ना। यहाँ पर आपको आंसर मिल गया होगा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा। फोर्थ लिखा है कार्ल मार्क्स वॉज, बिल्कुल सही दे रखा है, वॉज अ रिनाउंड सोशल साइंटिस्ट, बिल्कुल सही दे रखा है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड में गलती थी, फोर्स ना होकर फोर्सेज हो जाएगा, और फोर्सेज के बाद आर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि फोर्सेज प्लूरल हो जाएगा, है ना। आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी। इस टाइप में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। अब यहाँ पर नॉन टू न लगा दीजिएगा, बहुत बच्चे करते हैं ना पैसे में नॉन टू लगाते हैं, यहाँ पर नॉन फॉर लगेगा, सही है। किसके लिए जानी जाती हैं, तो इस चीज़ के लिए जानी जाती है ना, पर्पज़ बताना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी के लिए जानी जाती हैं, सो फॉर सही है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में लिखा है द प्रिंसिपल गेव अप, फिर से देखो आ गया यहाँ पर फ्रेजल वर्ब की एरर आ गई। द प्रिंसिपल गेव अप द प्राइजेस टू विनर्स, है ना, टू द विनर्स ऑन रिपब्लिक डे, टू द विनर्स यहाँ पर लिखा है ऑन रिपब्लिक डे। अब गिव अप तो आपको मतलब जानते हो ना, गिव अप का मतलब होता है बेसिकली बोल सकते हो आप अबैंडन करने के सेंस में, है ना। गिव अप का मीनिंग कब लगाते हो, गिव अप का मतलब होता है अबैंडन करना, अबैंडन त्याग देना, है ना, अबैंडन करना, अबैंडन हो जाएगा लीव करना, है इस टाइप में, लीव करना। एक और वर्ड आपने देखा होगा गिव इन, गिव इन का मतलब होता है गिव इन, इसका मतलब होता है सरेंडर करना, है ना, थक हार के मना छोड़ देना, उसे सरेंडर करना बोलते हैं, गिव इन कर देना होता है। यहाँ पर जो फ्रेज होनी चाहिए दे देने के सेंस में, उसे हम गिव अवे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गिव अवे, ठीक है, गिव अवे। गिव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, और डिस्ट्रीब्यूट करने का यहाँ पर सेंस आ रहा है, क्योंकि प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, गिव अप नहीं किया जाता है, त्याग थोड़ा ना दिया गया, ठीक है, त्यागा नहीं है, उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है। किसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, द विनर्स को। कब किया है, ऑन रिपब्लिक डे पर किया है, बिल्कुल सही है, डे की प्रिपरेशन वहाँ पर ऑन होती है, सही है। सो यहाँ पर गिव अप ना होकर क्या हो जाएगा, गिव अवे। आपने देखा होगा ना, ये सब के सब फ्रेजल वर्ब हम लोगों ने खूब पढ़ा है, अच्छे से क्लास में भी पढ़ा है, उसके नोट्स भी बनाए आप लोगों को, तो इसका रिवीजन करते रहिएगा। गिव अवे होना चाहिए था, सॉरी गेव अवे, ठीक है, क्योंकि टाइम पास्ट का है, तो गेव अवे हो जाएगा ना, गेव अवे, इस टाइप में, गेव अवे। बेटर ऑप्शन क्या हो जाएगा, गेव अवे, मतलब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, इस टाइप में। द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस टू द विनर्स, है ना, इस टाइप में। सो गेव अवे बोल देंगे। तो यहाँ पर एरर क्या थी, किस पार्ट में है, गिव अप ना होकर गेव अवे हो जाएगा, गेव अवे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। अगेन द बर, ओ देखो फिर से इंटरजेक्शन आ गया, इस बार इंटरजेक्शन पता नहीं कहाँ से एसएससी ने पूछ लिया। बर तो हम बोलते हैं जब हम बहुत ज़्यादा कोल्ड फील करें, एक्सट्रीमली कोल्ड फील करें, या फिर काँप रहे हों, उस केस में बर का जो ना इंटरजेक्शन आवाज़ आती है। सो बर तो यहाँ पर नहीं होगा, देखिए ये गलत हो गई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत है। अब यहाँ पर कुछ भी लगा दो, क्योंकि यहाँ पर लिखा है द सिटी व्यू फ्रॉम द एफएल टावर इज़ अमेजिंग, अमेजिंग की बात कही, यानी कि बड़े ना खुशी की बात कही है, तो वाओ लगा दो, है ना, वाओ इस टाइप में। सो वाओ हो जाएगा यहाँ पर। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी राइट आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। हैविंग नोन दैट द ट्रेन वॉज ऑलरेडी ऑन द प्लेटफॉर्म दे रैन फास्टली, देखो आपके काम की आ गए वर्ड, आपने बहुत पढ़ रखा होगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो नहीं होते हैं, जैसे फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, फास्ट होता है, ठीक है, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, स्ट्रेटली कोई वर्ड नहीं होता है, स्ट्रेट होता है ना। तो यहाँ पर जैसे फास्ट जो वर्ड है ये अपने आप में एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है ना, ठीक है, इस टाइप में। जैसे स्ट्रेटली नहीं होता है, स्ट्रेट होता है, स्ट्रेटली कोई वर्ड नहीं होता है, स्ट्रेट होता है, और स्ट्रेट जो है वो अपने आप में एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है, ये बात रखिएगा। सो यहाँ पर फास्टली नहीं होगा, फास्ट हो जाएगा। एक काम करते हैं, आज यहीं रखते हैं इसी वीडियो को, बाकी जो मिलेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्योंकि हमारे पास लंबे क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। हाँ, स्पीड बढ़ाकर देखिएगा, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहा होगा तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, हम उसको डिटेल में बताएंगे। उम्मीद है डाउट तो नहीं रहा होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई रखिएगा, थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर भी ध्यान रखना, क्योंकि बीमार ना हो, बुखार वुखार ना आए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।